हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि टेंशन का वर्क जो है वो ज़ीरो होता है किसी सिस्टम पर। एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे और वहाँ से कंक्लूजन निकाले कि वर्क डन बाय टेंशन और उसके साथ में दो फोर्सेस और नॉर्मल और फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वर्क भी सिस्टम पर ज़ीरो होता है। हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे थे, हम उसको फिर से लिख दे रहे हैं। वर्क डन बाय टेंशन, नॉर्मल एंड static friction on a system is always zero provided they are internal forces of that system। टेंशन, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तीन फोर्सेस ऐसा है जिसका वर्क किसी सिस्टम पर जीरो है। जब हम ये बोल रहे हैं कि सिस्टम पर वर्क जीरो है तो हम वहां पर टोटल वर्क काउंट कर रहे हैं, जहां जहां पर भी उस फोर्स के द्वारा रस्सी जहां जहां कनेक्टेड है, वो जिस जिस पर भी वर्क कर रहा है वो टोटल वर्क। नॉर्मल का वर्क बात कर रहे हैं तो वही एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों होगा, है ना। एक सरफेस दूसरे पे लगा रहा है तो वो भी इस पे लगा रहा है, तो टोटल वर्क मतलब वो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो मिलाकर जितना वर्क कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो पेयर का मिलाकर जो पूरा वर्क है ना, वो टोटल वर्क का बात चल रहा है। ये टोटल वर्क किसी भी सिस्टम पर हमेशा जीरो रहने वाला है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव वर्क करेगा तो वहां से एनर्जी ले लिया, और दूसरी तरफ पॉजिटिव वर्क करके उतना का उतना एनर्जी दे दिया। यही चलता है इन तीनों के साथ में। टेंशन का वर्क तो हम लोग देखे ही कि जीरो हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना है जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है। जैसे नॉर्मल का एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, बात समझना चाहें, तो मान लो ऐसे है, हम इसको फोर्स लगा के एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। फोर्स लगा के अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम सपोज इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेस हुआ, तो ब्लॉक M1 पर देखोगे और M2 पर, इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा है n और इस पर इधर लग रहा है n, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही हुआ है x। तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल इस पूरे सिस्टम पर देखें, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, तो इस एक्शन रिएक्शन पेयर का मिलाकर टोटल वर्क का हम बात कर रहे हैं। तो इस पर पॉजिटिव वर्क, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में n इंटू एक्स, प्लस इस पर नेगेटिव वर्क माइनस n इंटू एक्स, जीरो। इसी तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन को देखोगे, जैसे ये M1 है, इसके ऊपर ये M2, और स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसको मान लो हम लोग ऐसे खींच रहे हैं या कुछ वेलोसिटी दे दिया गया तो ये चल रहा है, सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन M1 एंड M2। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट x हुआ है तो दोनों का ही x हुआ होगा, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग। ऊपर वाले को फ्रिक्शन ही चला रहा है अगर हम ऐसे फोर्स लगा के ले जा रहे हैं, तो एक पर फ्रिक्शन आगे, अब किसी पर भी लगे, ऊपर वाले पे आगे लगे चाहे नीचे वाले पे, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर है तो टोटल वर्क तो यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन का जीरो ही होगा। इस पर फोर्स F आगे, इस पर पीछे, इसका डिस्प्लेसमेंट x आगे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी x आगे। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क लिखें तो इस पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में F इंटू एक्स इस पर, प्लस फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर माइनस एफ एक्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क
किसी भी सिस्टम पर हमेशा जीरो, जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो हम एक्शन रिएक्शन पेयर का मिलाकर वर्क का बात कर रहे हैं। और ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क टोटल जीरो नहीं होता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा होता तो फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम नहीं होता। ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा होता, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, और फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर है तो सेम ही होता, तो ये वर्क जीरो नहीं आता। दिस इज एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो ऑन अ सिस्टम। और इसी के साथ में एक बात और याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी एक बात है, उसका वर्क जीरो तो नहीं होता, बट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम, अगेन ऑन अ सिस्टम, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर का मिलाकर बात हो रहा है, टोटल वर्क डन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा दो सरफेस के बीच में, तो वहां पर हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली कि कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, और है ना, साउंड भी प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है सिस्टम पर, और एनर्जी छीन रहा है, और उसी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, हीट में और साउंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा सिस्टम पर, वहां पर वो नेगेटिव वर्क ही करेगा, और नेगेटिव वर्क करने का मतलब है कि उस सिस्टम से एनर्जी छीन रहा है, और छीन के कर क्या रहा है उस एनर्जी का, वही तो हीट में कन्वर्ट होता है। जब भी दो सरफेस रगड़ाएगा तो वहां हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वही वो नेगेटिव वर्क करके एनर्जी छीना और उसको हीट और साउंड में कन्वर्ट करा दिया। काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क हमेशा नेगेटिव है। किसी एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव हो सकता है ना। मान लो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता, तो किसी एक पर तुम देखोगे कि वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है और दूसरे पर नेगेटिव वर्क कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वर्क का अमाउंट पॉजिटिव वर्क के अमाउंट से ज्यादा है, इसीलिए टोटल वर्क जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम, सरफेस स्मूथ है, पुली स्ट्रिंग सब आइडियल है। फाइंड स्पीड ऑफ m when speed of m and 2m when m has descended by x। m जो है वो x डिस्टेंस जब नीचे चला गया होगा तो उस समय m और 2m का हम लोग को स्पीड बताना है। तो अब हम इस पूरे सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाले हैं। एक तरीका तो वही है कि तुम फोर्स अप्रोच से अगर जाओ तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालो m और 2m का, और एक्सेलरेशन निकाल कर फिर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा और तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर स्पीड निकाल सकते हो। दूसरा है कि हम लोग एनर्जी मेथड से जाएं और हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे रहे हैं।
ये x नीचे गया, और इसके पास है स्पीड सपोज v, तो ये कितना आगे गया होगा। अब यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे पुली के लिए एक कंस्ट्रेंट का इक्वेशन ये बताए थे, a1 प्लस a2/2 इज इक्वल्स टू AP। एक्सेलरेशन के लिए लिखो, चाहे वेलोसिटी के लिए लिखो, चाहे डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दो। a1 अगर पुली मूव कर रहा हो तो ये a1 a2 पुली के दो एंड का एक्सेलरेशन और ये पुली का एक्सेलरेशन। इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, इसकी जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो यहां पर ये वाला एंड तो बंधा हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये कितना नीचे आया होगा, देखो ये x नीचे आया है, तो डेफिनेटली ये आया है 2x। x1 प्लस x2/2 इसके बराबर होना चाहिए, तो 2x प्लस 0/2 ये डिस्प्लेस हुआ, और ये 2x नीचे आया तो ये 2x आगे गया। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 2x, और अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी हो गया 2v। ये बड़े काम का इक्वेशन है ना, कंस्ट्रेंट वाला। इसको एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किसी के टर्म्स में भी लिखो चलेगा। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पता है कि जब हम पूरे सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये दोनों ब्लॉक के सिस्टम पर लिख रहे हैं, तो हमको पता है कि टेंशन का वर्क तो हमको लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो जीरो होने वाला है। इसी तरीके से हमको कभी अगर नॉर्मल दिख गया पूरे सिस्टम में तो हम उसको भी अवॉइड करेंगे अगर हम पूरे सिस्टम पे लिख रहे हैं तो, और अगर हमको फ्रिक्शन दिख गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पूरे सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू डेल्टा के, और हम लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे इस टेंशन का वर्क को जीरो कर देते हैं। ग्रेविटी इस पे वर्क कर रहा है, खाली कितना वर्क हुआ, तो भाई mg नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क हो गया mg इंटू एक्स, टेंशन का लिखना नहीं है वर्क, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका फाइनल वेलोसिटी हाफ m, इसका वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m इंटू 2v का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया एक इक्वेशन में काम। सो mgx इज इक्वल्स टू 9mv²/2, m कैंसिल, तो यहां से अपने पास v का वैल्यू आ जाएगा 2gx/9 का अंडर रूट ऑफ 2gx/9। ये होगा ब्लॉक m का स्पीड, तो ब्लॉक 2m का स्पीड कितना है 2v, इसका डबल। बात क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हाइट h, यहां से एक ब्लॉक को रिलीज कर रहा है, ये स्मूथ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये रफ है विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। यहां से इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया। फाइंड distance traveled by the block on the horizontal surface
distance traveled by block on the horizontal surface. अब यहां पर हो क्या रहा होगा कि जब हम इसको यहां से रिलीज कर रहे हैं तो ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ा यहां तक, और उसके बाद यहां तक तो फ्रिक्शन था ही नहीं, तो कोई फ्रिक्शन इसको रोकने का कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बाद से हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गया, ग्रेविटी तो अब कुछ नहीं कर पाएगा और फ्रिक्शन अब इसको रिटार्ड करता करता रेस्ट पे ले आएगा। यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद रिटार्ड करते करते रेस्ट पर आ जाएगा। तो फाइनली यहां पहुंचकर इसका वेलोसिटी 0 हो गया। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है x। अब यही तो एनर्जी मेथड का खास बात है कि ये बीच में क्या चला है, पहले ये एक्सेलरेट किया, फिर रिटार्ड किया, रेस्ट पे आया, हमको उससे मतलब नहीं। हम तो सीधा स्टार्टिंग पॉइंट से, हमको इसको ब्रेक करके सॉल्व नहीं करना है कि हम यहां से यहां तक करें फिर यहां से यहां तक। हम सीधा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखते हैं। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके रुका है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर कौन कौन वर्क कर रहा है, तो यहां पर दो लोग हैं वर्क करने वाले, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये वहां से नीचे तक आया तो ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ, ये h हाइट नीचे आया है, ग्रेविटी का वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, खाली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ग्रेविटी का वर्क लिखने के लिए, तो ग्रेविटी का वर्क हो गया mgh। फ्रिक्शन यहां से लेकर यहां तक वर्क किया है, डिस्प्लेस ये इस तरफ हो रहा है और फ्रिक्शन डेफिनेटली पीछे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना म्यू mg, कांस्टेंट फोर्स रहा है यहां से यहां तक में। तो फ्रिक्शन का वर्क हो गया माइनस ऑफ म्यू mg इंटू एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली भी 0 है और इनिशियली भी 0 था। तो mgh इज इक्वल्स टू म्यू mgx, इसमें से ये mg कैंसिल और x का वैल्यू अपने पास आ गया h अपॉन म्यू। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बात क्लियर है, तो चलते हैं आगे। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब हम लोग फोर्स को कैटेगराइज करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आएगा कि किस बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो कई तरह का हो सकता है। हम लोग एक बार फंडामेंटल फोर्सेस देखे थे कि 4 प्रकार का होता है ना, उसके लगने के बेसिक कारण पर, है ना, किस वजह से वो फोर्स लग रहा है, तो हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस डिवाइड किए, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। फिर एक दूसरे टाइप का डिवीजन था कि कॉन्टैक्ट से फोर्स लग रहा है कि बिना कॉन्टैक्ट के लग रहा है। तो कॉन्टैक्ट से फोर्स अगर लग रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, और बिना कॉन्टैक्ट के लग रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या उसको फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। तो वहां पर भी हम लोग फोर्सेस का डिवीजन किए थे, फोर्सेस को कैटेगराइज किए थे, लेकिन किस बेसिस पर किए थे, अब ये बात है ना। जैसे एक बार हम लोग कॉन्टैक्ट के बेसिस पे किए कि कॉन्टैक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पर 2 डिवीजन हुआ। लगने के कारण, लगने का जो बेसिक कारण है उस बेसिस पर किए तो 4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स आया। तो यहां पर हम लोग फिर से अगर फोर्सेस को कैटेगराइज कर रहे हैं तो इस बार बेसिस क्या है कैटेगराइज करने का, तो बेसिस है वर्क, है ना। इस बार हम लोग फोर्सेस को वर्क के बेसिस पर कैटेगराइज करने वाले हैं। फोर्सेस 2 प्रकार का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। पहला, कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
ये कंजर्वेटिव फोर्स में नाम ही कंजर्व आ रहा है, उसमें नॉन कंजर्व आ रहा है ना। तो ये है क्या, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तुम सोचोगे डेफिनेशन और नाम तो एकदम, कंजर्वेटिव फोर्स में कंजर्वेटिव वर्ड आ रहा है, कंजर्व टाइप का वर्ड आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन तो एकदम अलग डायरेक्शन में जा रहा है, आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसका वर्क जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन हुआ? जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। अब ये पाथ पर डिपेंड करने और नहीं करने का मतलब क्या है? देखो, अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, इसी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक जब यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है, हम यहां से यहां तक ही ले लेते हैं। जब ये इस सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे यहां से यहां तक आया, ये हाइट h था, तो हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या लिखे? हम वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखे mgh। यहां से होते हुए आया, हमको ये मतलब था कि हाइट कितना नीचे आया। अच्छा, ये पाथ तो कैसा भी था, मान लो इसकी जगह अगर ऐसा, एग्जैक्टली यही हाइट है बिल्कुल, इसकी जगह अगर ऐसा होता, ऐसा सरफेस होने की बजाय इस टाइप का सरफेस होता, तब हम ग्रेविटी का वर्क क्या लिखते? तब भी हम mgh ही लिखते, क्योंकि हाइट तो तब भी h नीचे आया। अच्छा, ये अगर ऐसे इस पाथ से आया होता, इस रास्ते के बजाय इससे आया या इसके बजाय इससे आया, तब हम ग्रेविटी का वर्क क्या लिखते? mgh। ऐसे आया होता तब भी ग्रेविटी का वर्क mgh। हमको हाइट से मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है कि उसके बीच में हाइट का गैप कितना है। अगर ऐसे घूमते हुए आया होता, किसी भी तरीके से आया, तब भी यहां से यहां तक पहुंचने में हम ग्रेविटी का वर्क क्या लिखते हैं? mgh। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहीं से भी घूमता फिरता आ जाए, हम लोग ग्रेविटी का वर्क कितना लिख रहे हैं? mgh लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी का वर्क पाथ पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। हम अलग अलग पाथ से गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मेरा फिक्स्ड है, हम यहां से यहां तक आए, इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से, या फिर इस रास्ते से या किसी और रास्ते से, ग्रेविटी का वर्क हर बार हम सेम लिख रहे हैं mgh। मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये ग्रेविटी तो एक एग्जाम्पल है। अब इन जनरल कोई भी फोर्स जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। बात समझ में आया? ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो आप समझ में आया पाथ पे डिपेंडेंस का मतलब, है ना? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी फोर्स का वर्क उन रास्तों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो अब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कुछ लिख लेते हैं। उसका जो डेफिनेशन है और जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, और उसके बाद फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे आएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? तो बिल्कुल कंजर्वेटिव का उल्टा रहने वाला है। तो कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स हुज वर्क does not depend on path is called conservative force. Example: gravitational force,
स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अभी तक हम लोग मैकेनिक्स में खाली ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स देख रहे हैं। आगे जाकर 12th का जो पहला चैप्टर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में होता है। खैर ये सब कुछ एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्सेस का। इन सब का वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम लोग एक डायग्राम से ये दिखा सकते हैं, जैसे ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो 1 से 2 तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, या ए बी बोल देते हैं। रास्ता नंबर 1, 2, 3। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो वर्क डन ऑन पाथ 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। पाथ 1 पर जो वर्क हो रहा है, पाथ 2 पर जो वर्क होगा, पाथ 3 पर जो वर्क होगा, सब अमाउंट में सेम रहने वाला है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is a path function. Work done by conservative force is a path function. Sorry, path नहीं, state function. Work done by conservative force is a state function. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई किसी चीज का फंक्शन है ना, मतलब वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे समझो। जब हम ये बोल रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन, स्टेट का मतलब है पोजीशन। जैसे ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, तो ये इनिशियल स्टेट हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन है, मतलब वो पोजीशन का फंक्शन है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि कहां से कहां तक ले जाया जा रहा है, किस रास्ते से ले जाया जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन नहीं है मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। एक और बात हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स over a closed